Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me, Dr. Kasili, and today we are going to discuss about the next lecture of pituitary gland. ठीक है, हम लोगों ने इसमें देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी किस तरह के हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और आज हम देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेनली पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है वो 20% फंक्शनिंग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हेल्प करती है। ठीक है, मेनली इसमें दो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वन इज एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन का नाम भी देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो लोब्स हैं वो किस तरह से अपना जो है सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स की। तो क्या होता है कि न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जिसमें न्यूरॉन्स होती हैं, वो न्यूरॉन्स क्या करती हैं, मेनली सिग्नल सेंड करती हैं जिससे रिलेट होता है। मतलब कि अगर एंटीरियर लोब से हार्मोन को सीक्रेट करवाना है तो उस तरह की सिग्नलिंग एंटीरियर पिट्यूटरी को सेंड की जाएंगी, और अगर तो पोस्टीरियर से जो पोस्टीरियर रिस्पॉन्सिबल है अपने हार्मोन सीक्रेट करने का, उनकी तरफ जो है वो सिग्नल सेंड करेगी। तो मेनली न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, जिसके थ्रू क्या होता है पोस्टीरियर या एंटीरियर पिट्यूटरी अपना सिक्रेशन करते हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इससे फिर मजीद क्या होता है कि वो सेक्रेशंस जाके स्पेसिफिक टिश्यूज या स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए काम करते हैं। तो आज हमारा मेनली जो टॉपिक है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन जो है वो कितना था, 20%। ठीक है, और इसमें दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, नेक्स्ट वन इज वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो है वो सिग्नलिंग न्यूरॉन्स या नर्व्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं। वो मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स जो हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ सिग्नल को लेकर आते हैं, और जो है वो जब सिग्नल इसके पास पहुंचते हैं तो वो दो हार्मोन रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ठीक है, अब जो है मेनली हम देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन की हिस्ट्री में कुछ इस तरह से दे देता हूं कि ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, अट्रैक्शन में या फिर जो है बॉन्डिंग में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन कब कब रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन मेनली तब रिलीज होता है जब बार बार हगिंग की जाए, एक कपल जो है वो इंटरेक्शन हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन फीमेल में ज्यादा होती है और मेल में कम रिलीज होते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि ऑक्सीटोसिन फीमेल में होने की वजह ये है कि वो ज्यादा जो है वो लॉयल होती है। इस बात में हम इस कंडीशन को पुट कर देते हैं लॉयलिटी। तो फीमेल में मेल के लिए या अपने पार्टनर के लिए ज्यादा लॉयलिटी होती है बनिस्बत मेल के, क्योंकि मेल जो है वो एनी टाइम जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हैं बनिस्बत फीमेल के, और फीमेल को लगता है कि यहाँ पे जो है मेल लॉयल नहीं है या वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तो ऐसा होता है कि ऑक्सीटोसिन मेल और फीमेल दोनों में एक मैजिकल और सेंसुअल जो एक सीन होता है या एक दौर होता है वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन मेनली एक मैजिकल उसको हम टाइम में लेते हैं जब ऑक्सीटोसिन फीमेल में ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है बनिस्बत मेल के। ठीक है, तो यही वो मेल और फीमेल का अक्सर फीमेल्स ये बात करती है, इसको हम लोग मजाहिया अंदाज में इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बात हमें क्लियर हो जाए। फीमेल जो है वो कहती है कि मेल जो है अब इंटरेस्टेड नहीं रहा है, वो एक्चुअली होता है 6 मंथ टू 2 इयर्स के बाद। अगर कोई भी मेल, हम यहाँ पे ड्यूरेशन लिख लेते हैं 6 मंथ टू 2 इयर्स तक, मेनली 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि इसमें क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने से बाद ये है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा से उस मैजिकल जो टाइम है उसको फील करने के लिए वो किसी और में इंटरेस्ट हो जाते हैं। मेनली वो कहते हैं ना कि जो है लव टाइम वो बहुत एक मैजिकल होता है, तो वो मैजिकल टाइम बेसिकली वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से होता है। ठीक हो गया, अब ये थी मजाहियन अंदाज में एक स्टोरी वाइज, ताकि हमारे माइंड में ये एक स्टोरी की तरह कैप्चर है कि ऑक्सीटोसिन एक्चुअली क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है वो जो है रिलीज करता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर हम इस साइड पे आते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि यूट्राइन है और ये वाला हम सर्विक्स पार्ट कर देते हैं, इसमें क्या है कि बेबी है, तो वो बेबी जो है वो क्या करता है, जब
रिलीज या फिर वो कहते हैं कि डिलीवर होने वाला होता है, तो क्या करते हैं कि सिग्नलिंग जो है वो सेंड करता है। इसमें आपको पता है कि एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक है, वो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो कौन सी होती है, यूट्रस की इनर वॉल होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है वो सिग्नल सेंड करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और इसमें आपको मैंने बता दिया कि मेन रिस्पांसिबल कौन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल पहुंचाने के लिए, तो वो है मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन। जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होता है, सर्विक्स स्ट्रेचिंग में आता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन की बात, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है, अब आपको पता है कि इसमें क्या होगा कि सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस को जा रहा है और वहां से वो ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करवा रहा है, मतलब ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अब हम इस साइड पे आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग डिलीवरी या अबाउट टू डिलीवरी में, ठीक है, क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट जो है वो हार्ड हो जाती है, मीन वहां पे लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही फिर वो सकिंग होती है, मतलब कि ब्रेस्ट से जब सकिंग की जाती है, तो क्या होता है कि दोबारा से वो सिग्नल हाइपोथैलेमस को जाता है, ताकि वो मजीद ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे, ताकि लैक्टेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे, ठीक है। तो मेनली ये था हमारे पास ऑक्सीटोसिन। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन एक्चुअली रिस्पांसिबल होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए और सर्विक्स स्ट्रेचिंग के लिए। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रिदमिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी चाइल्ड बर्थ के दौरान, इसके उस दौरान क्या होगी, सर्विक्स स्ट्रेचिंग होगी और बेबी डिलीवर होगा, ठीक है। इस दौरान ऑक्सीटोसिन को वही जो है मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए सिग्नल भेजते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये प्रोसेस होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या हो जाता है, ड्यूरिंग डिलीवरी यानी कि प्रेगनेंसी में भी लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन होती है और लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सकिंग होगी ब्रेस्ट से, मजीद हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा और वहां से वो ऑक्सीटोसिन का लेवल फिर से रिलीज करेगा, ठीक है, उसके लिए रिस्पांसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात कीजिए कि ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच ये प्रोड्यूस होते हैं बाय मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन और क्लोजली रिलेटेड पेप्टाइड हैं। ये दोनों, इनको एज ए पेप्टाइड जो है एक्सप्लेन किया गया कि ये दोनों पेप्टाइड का काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दोनों क्लोजली रिलेटेड पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो हमें ऑक्सीटोसिन का मेनली पता चल गया, हमने इसका स्टोरी वाइज भी देख लिया कि ऑक्सीटोसिन क्या है, जो एक मैजिकल टाइमलाइन देता है मेल या फीमेल दोनों को, ठीक है। एक उस तरह से हो गया। सेकंड ये कि हमने प्रोसेस देख लिया कि हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को कब कब रिलीज कर रहे हैं। फर्स्ट वन जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में, सेकंड वन लैक्टेशन में, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट यानी कि एडीएच पे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। अब जो है हम इसकी तरफ चलते हैं, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जो है वो रिस्पांसिबल होते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, तो इसमें हम आ जाते हैं किडनी में। मेनली जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन तो किडनी में हो रही है ना, तो क्या हो गया कि किडनी में जो है ये पिरामिड जो होते हैं इनमें नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन में क्या होता है, बाउमन कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल होता है, लूपोफेंडी होता है, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में किडनी और नेफ्रॉन को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि बाउमन कैप्सूल में जब ब्लड फिल्टर होता है तो यहाँ पे जो है प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल से पहले, मतलब कि बाउमन कैप्सूल के नेक पे क्या होते हैं, एक्वा V1 जो है सेंसर सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे 90% वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ये 90% वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो इट मींस कि वो वाटर को फिल्टर कर लें। अब जो है 100% तो नहीं हुआ, 10% जो रिमेन रह गया, इसके बाद क्या होगा कि प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड लूपोफेंडी से होता हुआ जब डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, तो कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं मेनली दो मजीद सेंसर जिसको हम AQP2 कहते हैं, यानी एक्वा P2 सेल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, जो रिमेनिंग 10% हो जाता है, ठीक है। उस रिमेनिंग 10% को, अब ये सिग्नलिंग बेसिकली क्यों हुई, अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि
कि ये सिग्नलिंग बेसिकली क्यों हुई, जब जो है क्या हो जाता है वाटर की एब्जॉर्प्शन का लेवल इंक्रीज करना होता है तो क्या होता है कि एडीएच जो है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो है वो एडीएच को रिलीज करता है जो कि क्या करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब हम लोगों ने किडनी का पढ़ लिया, इसमें नेफ्रॉन का पढ़ लिया। अब अगर हम ये जो है कलेक्टिंग डक्ट को एक्सप्लेन करें, अगर आपको किडनी की समझ आ गई, किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो है क्या होता है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होता है क्योंकि इसमें बाउंड कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप फैमिली होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। इसी में क्या होता है 90% वाटर जो है वो बाउंड कैप्सूल से ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रिमेनिंग का जो 10% होता है वो कलेक्टिंग डक्ट पे डिपेंड करता है कि हमें एडीएच यानी कि वैसोप्रेसिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ है, देन क्या होता है कि वो मजीद जो है वाटर 10% की रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन का सिग्नल जो है वो कौन सेंड करता है ब्रेन को कि अगर तो हम बॉडी में ऑस्मोलैरिटी ऑफ सोडियम इंक्रीज हो गई है और ब्लड प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज हो गया है, देन वो सिग्नल सेंड करता है हाइपोथैलेमस को और देन वो क्या करता है एडीएच को रिलीज करता है। तो मेनली रिस्पांसिबल कौन है एडीएच को रिलीज करने का कि अगर हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी जो है सोडियम की इंक्रीज हो गई है और ब्लड प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज हो गया है, दैट टाइम जो है ये फौरन से ऑस्मोलैरिटी जैसे ही इंक्रीज होगी, ब्लड प्लाज्मा जैसे ही डिक्रीज होगा, ये फौरन से सिग्नल सेंड करेगा जो है वो हाइपोथैलेमस को। इसमें क्या होता है हाइपोथैलेमस से जैसे ही सिग्नल जाएगा तो मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन सेंड करेंगे सिग्नल जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये मैसेज और वो रिलीज करेगा एडीएच को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहां से कलेक्टिंग डक्ट ले लेते हैं कि जब ये सिग्नल हो गया एडीएच रिलीज हो गया तो क्या होगा, हमने कलेक्टिंग डक्ट का एक पार्ट लिया उसमें बेस और एपिकल स्टेम पे क्या होगा कि वाटर जो है ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से इंटर होगा और वहां पे जो हमने अभी बात की थी एक्वा V1 की, उसमें एक पॉइंट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं V1P, ठीक है। ये V1P क्या करेगा एडीएच वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे क्या होगा कि एक AQP2 यानी कि एक्वा P2 जो है वो क्या करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा। इस वाटर रीअब्जॉर्प्शन में 10% जो रिमेन रह गया था वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी तो इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब तो हम बात कर लेते हैं यहां तक बात अगर क्लियर हो गई ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने तक। अब जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में एडीएच वैसोप्रेसिन रिलीज हुआ था वो क्या करेगा V1P को, जो कि हमने अभी कलेक्टिंग डक्ट में एक पॉइंट पढ़ा था या एक रिसेप्टर कह रहे हैं वो पढ़ा था, वो था V1P। वो क्या करेगा इसमें वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लेके आएगा, मतलब कि वस्कुलर जो इसमें थी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वहां पे वस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगी। जैसे ही वस्कुलर रेजिस्टेंस होगी तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्यों होगी, क्योंकि देखिए जब जो है वो पाथवे जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही वो पाथवे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब वहां पे जो अब्जॉर्प्टिव या फिर जो है सक्रिंग रिसेप्टर से वो क्या करेंगे इसको वाटर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। जब वो वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे जिसमें नैरो पाथवे हो गया तो जैसे ही वो नैरो होगा तो वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वाटर की अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द होल प्रोसेस के ऑक्सीटोसिन किस काम के लिए रिस्पांसिबल है, एडीएच किस काम के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। अब हम जो है एक बार मैं मजीद एडीएच को क्लियर कर देता हूं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। एडीएच जो है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन है जो कि रिस्पांसिबल होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पांसिबल कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किडनी को ले लेते हैं कि किडनी क्या है, किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है बाउंड कैप्सूल के बाद 90% वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो रिमेनिंग 10% होता है वो कब रीअब्जॉर्ब होगा, वो होता है जब एंटीडाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। एंटीडाययूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होगा, जब आपकी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी जो है सोडियम की इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देन वो सिग्नल सेंड करेगा जो है वो क्या हाइपोथैलेमस को एक न्यूक्लियस के जरिए जिसको हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बोलते हैं। वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचेगा और एडीएच को क्या करेगा रिलीज करेगा। अब जब वो एडीएच रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा कलेक्टिंग डक्ट में जो आया हुआ है ब्लड या फिर वाटर वो क्या किस तरह से जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, वो अब्जॉर्ब होगा कि इसका जो है हम कलेक्टिंग डक्ट से एक पार्ट लेते हैं उसको समझने के लिए क्या करते हैं उसमें होता है हमारे पास
V1 पीक का पॉइंट जो कि वाटर ADH को इसमें इंटर करते हैं और वो जो AQ-P1 या एक्वा P1 जो है वो उसको अब्सॉर्ब करता है और एक्वा P3 और 4 के जरिए वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि ये आपकी बॉडी में पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे जो कि टाइम आने पर खुलते हैं या बंद होते हैं। ठीक है, तो फिर जो है वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, तो वाटर रीअब्सॉर्ब होने किस तरह से हो रहा है फिर वो हम लोग ये इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि इसमें वर्स्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है V1 P पॉइंट से। V1 P1 पॉइंट हम इसको कह देते हैं। इस पॉइंट पे वर्स्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, वर्स्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, इससे क्या होगा कि वहां पे वर्स्कुलर रेजिस्टेंस बनेगी, वर्स्कुलर रेजिस्टेंस बनेगी तो वाटर अब्सॉर्ब होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो 10% वाटर जो है इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये के मेनली जो है रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली पूछ सकते हैं।